अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट के नेक्स्ट टॉपिक को बेटे। और वो के है यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है और नॉन कंडक्टर क्या होता है। कहता है कि अगर हम घरों की बात करें तो जो गुड थर्मल इंसुलेशन का मतलब होता है कि जो फ्यूल है उसका कम इस्तेमाल होना। आपको पता है पुराने वक्तों में घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ियाँ जलाई जाती थी, फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता था, कोयल का इस्तेमाल किया जाता था। तो उस हिसाब से कह रहा है कि जो गुड थर्मल इंसुलेशन है ना, उसका मतलब ये होता है कि जो फ्यूल का इस्तेमाल है ना वो बहुत कम है। फॉर दिस फॉलोइंग मेजर्स मे बी टेकन टू सेव एनर्जी। कहते हैं कुछ एहतियाती तदाबीर या कुछ आप कह लें कि मेजरमेंट्स हैं, अगर आप उनको अपना लें तो आप एनर्जी को काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं। पहला क्या है कि हॉट वाटर टैंक्स आर इंसुलेटेड बाय प्लास्टिक और फोम लैगिंग। कि जो गर्म पानी के टैंक्स होते हैं ना, उनको प्लास्टिक से इंसुलेट कर लें या फोम के साथ इंसुलेट कर लें। उससे क्या होगा बेटे कि जो उसके अंदर हीट एनर्जी है वो अपनी आउटर एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएगी। उससे क्या होगा, इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। जिस तरीके से आपने कल एक साइड इंफॉर्मेशन में देखा, स्टीरोफॉर्म की बात कर रहे थे, तो स्टीरोफॉर्म बॉक्सेस क्या होते थे कि जो हमारी फूड को वार्म रखते थे और उसके साथ साथ बेटे अगर ठंडा पानी डाल दिया जाए, को आइसक्रीम डाल दी जाए तो उसको वो कोल्ड रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आउटर एटमॉस्फेयर के साथ टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, अपने इंटरनल एनर्जी को वो रिलीज नहीं करते। वॉल कैविटीज आर फिल्ड विद प्लास्टिक फोम और वूल। कहता है जो वॉल कैविटीज हैं, यानी कि दीवारों में दरारें आ जाती हैं बेटे, सुराख हो जाते हैं, उसको आप प्लास्टिक फोम से फिल कर लें या वूल से फिल कर लें। बात समझ आ गई? यानी कि दीवार के अंदर कोई भी दरार आ जाए उसको आप या प्लास्टिक से फिल करें या वूल। वूल मतलब ऊन। ऊन समझते हैं ना बेटे। उससे क्या होता है कि जो भी हीट एनर्जी इंटरनल साइड पे है वो आउटर एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएगी। उसके बाद कहता है सीलिंग ऑफ रूम्स इज कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल से सीलिंग रूम को कवर करें। डबल ग्लेज्ड विंडो पैन्स आर यूज, यानी डबल ग्लेज्ड विंडो, मोटी तह वाली। और ये विंडोज क्या करती हैं कि उनकी तहों के दरमियान, ग्लास की शीट्स की तहों के दरमियान बेटा हवा मौजूद होती है जो गुड इंसुलेशन का काम करती हैं। अब साइड पे एक इंफॉर्मेशन है। हमारे पास एक फ्लास्क है, हमने उसके अंदर बेटा आइस रख दी और आइस उसके डाउनवर्ड पॉइंट में पड़ी हुई है। हमने उसके अपर पॉइंट को बेटा क्या किया, उसके अपर पॉइंट को हमने आग पर यानी हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दी। तो क्या होगा कि जो उसका अपर पॉइंट होगा वो बेटा जो है ना टेस्ट ट्यूब के अंदर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, बनिस्बतन इसके कि वो नीचे पड़ी हुई आइस को मेल्ट कर दे। उसके बाद आ जाते हैं जी गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर जो होते हैं ना बेटा, ये इस्तेमाल होते हैं, किस लिए इस्तेमाल होते हैं, जब हमने अपनी हीट को क्विक ट्रांसफ़र करवाना है, यानी बहुत तेज़ी के साथ ट्रांसफ़र करवाना है किसी भी बॉडी में। थस कुकर्स, कुकिंग प्लेट्स, बॉयलर, रेडिएटर्स एंड कंडेंसर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, ये सारी बेटा इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेटल की बनी होती हैं, एल्युमिनियम की बनी हुई होती हैं, या बेटा ये कॉपर की बनी हुई होती हैं। हाँ, जो मेटल बॉक्सेस होते हैं ना बेटा, वो इस्तेमाल होते हैं आइसक्रीम्स के लिए भी, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आ जाता है हमारे पास ये पैराग्राफ बेटा। अगर आ जाए डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर या कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर, तो गुड कंडक्टर और कंडक्टर की बात की जाए तो बेटा ये पैराग्राफ है, नीचे वाला इंसुलेटर और बैड कंडक्टर का पैराग्राफ है। तो आप इनको पॉइंट बना के भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप उस वे में बेटा इसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जनाब इंसुलेटर और बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं बेटे।
इंसुलेटर्स आर यूज इन होम्स, यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स का मतलब बेटे होता है बर्तन के जो इंसुलेटर्स हैं और बैड कंडक्टर हैं, ये इस्तेमाल होते हैं बेटा हमारे घरों में, बर्तनों में। और मिसाल के तौर पे बर्तन किस तरीके से, अगर आप सॉस पैन, ये डायग्राम बनी हुई ना बेटे सॉस पैन की, अगर आप इस सॉस पैन की बात करते हैं तो देखें ये सॉस पैन का जो हैंडल है ना बेटा, ये हैंडल, ये इंसुलेटर, ये बैड कंडक्टर, ये अपने अंदर हीट को ट्रांसफर बहुत माइनर करेगा जो हमें फील नहीं होगी, ठीक है। यही वजह है कि दे इनको बहुत जो है ना बनाया जाता है लकड़ी का या प्लास्टिक का। जो एयर होती है ना बेटा बैड कंडक्टर की, वो बेस्ट इंसुलेटर के तौर पे काम करती है। यही रीज़न है कि जो कैविटी वाल्स होती हैं, जिसमें हमने ग्लास शीट्स की बात की, ये बहुत सारी एग्जांपल इसमें आ जाती हैं। अगर हम दो वाल्स की बात कर देते हैं, उनको सेपरेट किया जाता है एयर स्पेस से, तो डबल ग्लेज्ड विंडोज कीप द हाउस वार्म इन विंटर एंड कूल इन द समर। वो यही बात होती है जिस तरीके से ये है बेटा। देखें अगर हम इसके अंदर ये स्टीरोफॉर्म रख दें या कोई इस तरह का एयर डबल ग्लास हो, तो ये क्या होता है कि ये घरों को थोड़ा वार्म रखती है, इंटरनल टेम्परेचर को आउटर मॉस्फेयर में नहीं जाने देती और आउटर मॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंटरनल नहीं आने देती। उसके बाद बेटा बात की जाए कि जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं जो लैगिंग्स या इंसुलेट वाटर पाइप्स, हॉट वाटर सिलेंडर, ओवंस के लिए इस्तेमाल होते हैं घरों में, वो सारे इंसुलेटर और बैड कंडक्टर्स होते हैं। ये अमूमन घरों को वार्म रखने के लिए या विंटर क्लॉथ्स को सुखाने के लिए जो है ना इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सॉफ्ट इंसुलेशन बोर्ड बिटवीन एक्सटर्नल ब्रिक वॉल ऑफ द हाउस, यानी एक्सटर्नल ब्रिक वॉल और इंटरनल वॉल, ठीक है, इनके दरमियान क्या होता है कि सॉफ्ट अगर हम इंसुलेशन बोर्ड रख देते हैं तो ये भी काफ़ी हद तक इंसुलेशन का काम करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा सॉल्ड एग्जांपल है। कहते हैं जो एक्सटीरियर ब्रिक वॉल है ना हाउस की, उसकी थिकनेस है बेटे 25 सेंटीमीटर और उसका बेटे एरिया कितना है 20 मीटर स्क्वायर का, और जो टेम्परेचर है बेटा घर के अंदर वो 15 सेल्सियस है और जो बाहरी टेम्परेचर है वो 35 सेल्सियस है। अब हमने वो रेट फाइंड करना है जिसमें थर्मल एनर्जी बेटा कंडक्ट होती है वॉल में, और जो उसकी वैल्यू है वो 0.6 वाट पर मीटर पर केल्विन है। एरिया बेटे कितना है, एरिया हमारे पास आ जाता है इस टाइम 20 मीटर स्क्वायर। उसके बाद बेटे इसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर को मीटर में किस तरीके से हम बेटा कन्वर्ट करेंगे कि जो हमारे पास 25 है, हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 के साथ बेटे, डिवाइडेड बाय 100। जब हम इसको 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये बेटे हमारे पास क्या बन जाएगा 0.25 मीटर। तो ये क्या बन जाएगा 0.25 मीटर। अब जो टेम्परेचर 1 है, जो आउटसाइड का टेम्परेचर है हमारे पास बेटा वो 35 है, 35 सेल्सियस। जब हम सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे 273 ऐड कर देंगे, जब 273 ऐड कर देंगे तो ये बेटा बन जाएगा 308 केल्विन। और जो इंटरनल घर के अंदर का टेम्परेचर है वो 15 सेल्सियस है, उसका केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो बेटे बन जाएगा 288 केल्विन। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर हम चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे तो बेटा T1 यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो हमारे पास आ जाएगा 20 केल्विन। और जब कांस्टेंट K की वैल्यू है वो 0.6 वाट पर मीटर पर केल्विन है, हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे बेटे कंडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी का रेट फाइंड करने का। के ए यानी कि के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का काम करता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एरिया के और टेम्परेचर डिफरेंस के, और डिवाइड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था उसके लेंथ के। ये अभी हमने कल टॉपिक पढ़ा, ये देखें बेटा, जिसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास हीट है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटे एरिया के, और उसके साथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके लेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके टेम्परेचर के। जब हम उसका फॉर्मूला बना देंगे तो बेटा ये रीअरेंज होने के बाद हमारे पास इसका क्या फॉर्मूला बनेगा K इज इक्वल टू के ए चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लेंथ। तो जब हमने इन सब को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो बेटे हमारे पास आंसर आ गया 960 वाट और 960 जॉल पर सेकेंड। इज इट क्लियर? अब इससे क्या पता चला कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी है बेटा वॉल का,
वो 960 जूल्स पर सेकेंड है, ठीक है। और साइड पे फॉर योर इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है कि भाई जो फीदर्स होते हैं, ये जो परिंदों के पर वगैरह होते हैं, ये गुड थर्मल इंसुलेशन का काम करता है, स्पेशली तब, ख़ास तौर पे तब ये गुड इंसुलेशन का काम करता है व्हेन फ्लूफिड अप, यानी कि जब परिंदे अपने परों को कुछ यूं अपने जो उनके कह लें कि फीदर्स होते हैं उनको कुछ यूं फुला के बैठे हों, तो वो गुड इंसुलेशन का काम करते हैं। अब कन्वेक्शन हमारा बेटे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। कहते हैं अगर आप लिक्विड की बात करते हैं, गैसेस की बात करते हैं, तो वो बेटे पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। बात समझ में आ रही है बेटे? अगर आप गैसेस की बात करते हैं, लिक्विड की बात करते हैं, तो वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। लेकिन जो हीट होती है ना बेटा, वो ट्रांसफ़र होती है लिक्विड और गैसेस में भी आसानी से, बाय अनदर मेथड, एक दूसरे मेथड से, इज कॉल्ड कन्वेक्शन, जिसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। कहता है वाई अ बैलून इन्फ्लेटेड विद हॉट एयर राइजेस अप। बैलून जो है उसके अंदर बेटा जो गर्म हवा है, जब आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो वो ऊपर की जानब क्यों उठती है, इसके बिहाइंड क्या कंसेप्ट है। कहते हैं लिक्विड की बात कर लें या गैस की बात कर लें, जब आप उसको हीट प्रोवाइड करते हो ना, तो बेटा वो लाइटर हो जाता है, और लाइटर होने की वजह से वो एक्सपेंड होता है, फैलता है, और फैलने के बाद वो ऊपर की जानब राइज अप होना शुरू हो जाता है। जितने भी लिक्विड मटेरियल्स हैं या गैसेस हैं, जब आप बेटा उन्हें हीट प्रोवाइड करोगे, जब आप उन्हें हीट प्रोवाइड करोगे तो वो एक्सपेंड होंगे और राइज अप हो जाएंगे। जो होल लिक्विड और गैसेस होती हैं ना बेटा, वो राइज अप होती हैं हीटेड एरिया में, जहाँ पे उनको हीट किया जा रहा है ना, उस एरिया से वो राइज अप होना शुरू हो जाती हैं। और जो कूलर लिक्विड और गैसेस होते हैं ना, फ्रॉम इट्स सराउंडिंग फिल्स द प्लेस विच इन टर्न्स इज हीटेड अप। फॉर एग्जांपल बेटा, ये जो डायग्राम में आपको एक बैलून इन्फ्लेटेड दिखाई दे रहा है जिसमें हॉट एयर राइज अप हो रही है, जिससे ये बैलून जो है ऊपर की जानब जा रहे हैं। क्या होता है, ये जहाँ पे बेटा ये फ्लेम है ना, जहाँ पे ये आग है, अब इसकी सराउंडिंग में ये जो इसके सामने जो ये हॉट एयर होगी ना बेटा, ये इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये एक्सपेंड होने के बाद राइज अप होना शुरू हो जाएगी, ऊपर की जानब उठना शुरू हो जाएगी। अब ये एयर तो चले गई, यहाँ से ख़त्म होगी, लेकिन इस बैलून की सराउंडिंग्स में जो एयर मौजूद होगी ना, वो इंतज़ार करेंगी कि ये हॉट एयर राइज अप हो, तो वो बेटा उनकी जगह ले लेती थी, वो उनकी क्या कर लेते हैं, जगह को ले लेते हैं। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक ये सारी जितनी भी एयर होती है वो एक्सपेंड ना होना शुरू हो जाए, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक हम उसको लगातार हीट प्रोवाइड करते रहते हैं। बात समझ आइए बेटे, कि जो इस आग के सामने एयर मौजूद होती है ना, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो एक्सपेंड होने के बाद ऊपर की जानब राइज अप हो जाती हैं, और उस हॉट एयर के आसपास जो ठंडी एयर मौजूद होती है वो उस हॉट एयर की जगह को ले लेती हैं, तो वो भी अपने टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए वो भी राइज अप हो जाती हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। इस तरीके से क्या होता है कि जितना भी फ्लूइड होता है ना बेटा, वो हीटेड अप हो जाता है और ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो जाती है बहुत आसानी के साथ उसके एक्चुअल जो है ना मालिक्यूल्स की मूवमेंट से, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड। ये कन्वेक्शन में बेटे आपने एक तो बैलून वाला अच्छे से देख लेना, उसके बाद इसकी सिर्फ डेफिनेशन करनी है, ये सिर्फ शॉर्ट के लिहाज से बेटा इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्शन की डेफिनेशन क्या है जी? कहता है ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफर होना बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट से, फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस, हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की तरफ, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। इसे बेटा हम कन्वेक्शन कहते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट है, इसको आपने चलें कर लेते हैं बेटे। इस एक्सपेरिमेंट को भी क्या कहते हैं, कहता आपने एक बीकर लेना है, उसको 2/3 वाटर के साथ, यानी यहाँ तक बेटा आपने उसको पानी के साथ फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जो हीट द बेकर बाय कीपिंग अ बर्नर बिलो इट, आपने इस बर्नर को हीट प्रोवाइड करनी है, सॉरी इस बीकर को हीट प्रोवाइड करनी है। इस बीकर को हीट किस तरीके से प्रोवाइड होगा, इसके बिलो, इसके नीचे ये देखें, इसके नीचे ये आपने बर्नर जला देना जिसमें आग होगी। ड्रॉप 2 और 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट इन द वाटर। आपने इस बीकर के पानी के अंदर 2 या 3 पोटाशियम परमैंगनेट के बेटा ड्रॉप्स डालने हैं।
ये आसानी से देखा जा सकता है, जो कलर्ड होता है ना स्ट्रीक्स ऑफ वाटर का, फॉर्म्ड बाय द क्रिस्टल्स मूव अपवर्ड अबव द फ्लेम। ये आसानी से देखा जा सकता है। देखें ये आग के ऊपर जो क्रिस्टल्स होते हैं ना बेटा, वो आसानी से वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो रहे हैं। बात समझ आ रही है ना बेटे? जो इसके ऊपर आग के ऊपर क्रिस्टल्स के कुछ पार्टिकल्स आएंगे, उनको हीट मिलेगी, हीट मिलने के बाद वो एक्सपेंड होंगे, एक्सपेंड होने के बाद बेटा वो राइज अप होना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत आसानी से देखा जा सकता है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द अबव ऑफ अ फ्लेम। और मूव डाउनवर्ड हो जाएंगे। कहाँ से मूव डाउनवर्ड हो जाएंगे? उसकी साइडों से, आग के साइडों से वो डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएंगे। और ये जो बेटा कलर्ड स्ट्रिक्स शो करती है ना, पाथ ऑफ करंट इन द लिक्विड शो करती है। अब कहते हैं व्हाई द लिक्विड करंट स्टॉप्स ऑन द रिमूविंग द बर्नर अंडर अ बीकर। ऐसा क्यों होता है? कहता है जब पानी बीकर के बॉटम में होल्ड हो जाता है ना, तो एक्सपैंड हो जाता है, लाइटर हो जाता है और वो राइज अप होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो कोल्ड होता है ना, वो डेंसर होता है, वो डाउनवर्ड आ जाता है उस लाइटर मॉलिक्यूल्स की जगह को लेने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है कन्वेक्शन करंट्स इन एयर। क्या होता है? कहते हैं जो गैसेज होती है ना बेटे, वो एक्सपैंड हो जाती हैं हीटिंग, यानी जब हम उन्हें हीट प्रोवाइड करते हैं। और ये जो कन्वेक्शन करंट होता है ना, ये आसानी से सेटअप हो जाता है डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज होने की वजह से एटमॉस्फेयर की। और ये ऑब्जर्व कर सकते हैं आप सिंपल एक्सपेरिमेंट के साथ। यूज ऑफ कन्वेक्शन करंट क्या होता है? कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स सेटअप बाय इलेक्ट्रिक गैस और कूल हीटर हेल्प टू वार्म आवर होम्स एंड ऑफिसेज। बेटा यूजेस हैं, इनको आप पॉइंट बना के भी कर सकते हो। इसको आप पहला पॉइंट बना लें। कहता है जो कन्वेक्शन करंट है ना बेटे, मैं इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ। कहता है जो कन्वेक्शन करंट है बेटे, वो किस लिए इस्तेमाल होता है? वो इस्तेमाल होता है कन्वेक्शन करंट सेटअप बाय इसको किस तरीके से हम सेटअप कर सकते हैं बेटे? इसको हम सेट कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रिक गैस की मदद से। ये अंडरलाइन नहीं हो रहा, मे भी कोई प्रॉब्लम आ गई बेटा इसमें, वरना मैं आपको इसके पॉइंट बना देता। अच्छा, आपने इसको ऑफिस तक पहला पॉइंट बना लेना कि जो कन्वेक्शन करंट्स है वो सेटअप होता है इलेक्ट्रिक गैस और कूल हीटर्स की वजह से। अच्छा, जितनी भी इलेक्ट्रिक गैसेज और कूल हीटर्स वगैरह ये बेटा क्या होते हैं कि जब ये कह लेंगे किसी भी रूम के अंदर जब हम इनको जलाते हैं, दफातर में जलाते हैं, तो क्या होता है कि ये हमारे टेम्परेचर्स को आसानी से मेंटेन कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इसके सराउंडिंग में हॉट एयर होती है वो इस हद तक इसको वो वार्म अप कर देता है कि वो एक्सपेंड होने के बाद राइज अप हो जाती हैं, और वो तमाम जो उस होम और ऑफिस के अंदर जो गैसेस मौजूद होती हैं वो जो है ना हीट अप हो जाती हैं। उसके बाद सेंट्रल हीटिंग सिस्टम्स की बात करते हैं बिल्डिंग्स में, वो भी सेम प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन की बात करते हैं, इस पे ही वो वर्क करते हैं। सेकंड पॉइंट हो गया। और कन्वेक्शन करंट्स बेटा अक्कर इन नेचर ऑन लार्ज स्केल। ये अगर हम कुदरती तौर पे बात करें तो बेटा ये लार्ज स्केल पे जो है ना हमारी नेचर में ये मौजूद होती हैं। और ये हमारा पॉइंट बेटे थर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद द डे टू डे टेम्परेचर चेंज इन द एटमॉस्फेयर रिजल्ट फ्रॉम द सर्कुलेशन ऑफ वार्म और कोल्ड एयर दैट ट्रेवल्स अक्रॉस द रीजन। ये हमारा नेक्स्ट बेटा पॉइंट हो गया। कहता है अगर आप डे टू डे टेम्परेचर की बात करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर क्यों चेंज हो जाता है? वो सिर्फ यही रीज़न होती है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में वार्म और कोल्ड एयर मौजूद होती है ना, सर्कुलेट करती रहती है और ट्रांसफ़र होती रहती हैं। और लैंड और सी ब्रीज बेटा एग्जांपल्स हैं कन्वेक्शन करंट की। मैं इसको बेटे आपको निशान लगा देता हूँ और देख लेते हैं कहाँ तक जाता है। यहाँ से लेके बेटे यहाँ तक ये आपका पहला पॉइंट बन गया। उसके बाद बेटे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम्स इन बिल्डिंग ऑन द सेम प्रिंसिपल, ये आपका बेटे दूसरा पॉइंट बन गया। और यहाँ से लेके बेटे यहाँ तक ये आपका तीसरा पॉइंट बन गया। और यहाँ से लेके
यहाँ तक बेटा ये आपका फोर्थ पॉइंट बन गया। शॉर्ट में आता होता है 2 नंबर का सवाल आ जाए बेटा, 2-3 आप लिख लें, 4 लिख लें, इनफ होते हैं इसके लिए। होप सो ये सारी चीज़ें बेटे आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसको अच्छे से मेमोराइज़ करें। आज हमने जितना पढ़ा है ये बेटे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से अहम है, इसको आपने लाजमी अच्छे से देखना है। कल इंशाल्लाह हम लैंड एंड सी ब्रिजेस और नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे।